जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, लगभग 66% मतदान दर्ज। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हुआ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर कल संपन्न होगा। भारत और जमैका ने डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल सहित 4 क्षेत्रों में समझौते किए। थाईलैंड के बैंकॉक में स्कूल बस में आग लगने की घटना में 23 लोगों की मौत। और कानपुर में बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराकर भारत ने 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में आज शाम 7 बजे तक लगभग 66% मतदान हुआ। उधमपुर जिले में सबसे अधिक 72.91% वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। आयोग ने कहा कि कहीं भी पुनर्मतदान की स्थिति नहीं आई। इस बार के मतदान ने 2024 के लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आयोग के अनुसार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया और चुनाव के बहिष्कार और हिंसा को पूरी तरह से नकार दिया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसने लोकतंत्र में लोगों के मजबूत विश्वास को उजागर किया। 3 चरणों के मतदान के दौरान कानून व्यवस्था में व्यवधान में कोई घटना सामने नहीं आई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आने वाले वर्षों में देश में लोकतांत्रिक भावना को प्रेरित करता रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए तीसरे चरण के समापन के साथ ही जम्मू कश्मीर में मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब ध्यान 8 अक्टूबर पर केंद्रित हो गया है, जिस दिन सभी 90 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव 10 साल के अंतराल के बाद हुए हैं और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की 2019 में विशेष स्थिति को निरस्त और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद ये पहला चुनाव भी है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। इधर हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज पलवल जिले में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। सभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ना काम करो और ना ही करने दो की नीति पर चलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्ष तक देश पर राज किया, लेकिन लोगों को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, पक्के घर सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हर जरूरी विषय पर देश को उलझाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में देश के संविधान को लागू करने में रुकावट डालने, अनुच्छेद 370 को हटाने से रोकने, संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू नहीं होने देने, 3 तलाक सहित अन्य मुद्दों पर बाधा डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ देश की समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में एक परिवार को स्थापित करने में पूरी शक्ति लगा दी। कांग्रेस ने देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे, बेटी, अपना परिवार उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति दलित, पिछड़ों और वंचित समाज के लोगों में नाराजगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उधर सोनीपत के गोहाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। श्री गांधी ने कहा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है और ये संविधान
संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये संविधान जो है अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। हरियाणा का पंचकुला विधानसभा क्षेत्र राज्य की प्रमुख सीटों में से एक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग्रामीण और अर्धशहरी आबादी के मिश्रण के साथ एक सामान्य सीट है। पंचकुला हरियाणा विधानसभा क्षेत्र है जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आता है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी के मिश्रण के साथ एक सामान्य सीट है। 2019 के चुनावों में भाजपा के ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस के चंद्रमोहन को हराकर पंचकुला सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, इंडियन नेशनल लोकदल के डॉक्टर क्षितिज चौधरी, आम आदमी पार्टी के प्रेम गर्ग और जन नायक जनता पार्टी के सुशील गर्ग हरियाणा के पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के मुख्य उम्मीदवार हैं। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान कल महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर संपन्न होगा। इस अभियान में देश भर की राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से शुरू किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से कल सुबह 9 बजे से स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज श्री पाटिल ने स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से मिशन ने देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। इस अभियान के दौरान खुले में शौच मुक्त करने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में व्यापक कार्य किया गया है। श्री पाटिल ने बताया कि इस अभियान के 10 वर्षों में कई आयोजन किए गए। हमने 10 साल पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया। गांव और शहर मिलाकर टोटल मिला के 24,13,000 इवेंट हुए और उसके अंदर करीब 20 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। सफाई मित्रों को भी हमने जोड़ा, उनके लिए भी काम करने की चेष्टा की। टोटल 38,88,000 ये सफाई कर्मी ये उसके अंदर जुड़े। भारत और जमैका ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों सहित 4 क्षेत्रों में समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के बीच नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध कई महत्वपूर्ण मूल्यों पर आधारित हैं। भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत जमैका को सैन्य प्रशिक्षण में भी सहायता देगा। प्रधानमंत्री ने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश इन चुनौतियों से मिलकर निपटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने कहा कि जमैका ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को आजादी के बाद से ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने करीब 2 सदी पहले जमैका में अपने कदम रखे थे और तब से लेकर अब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों ने जमैका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग में 79,156 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा। बाद में श्री मोदी 20 सितंबर को शुरू हुए परिवर्तन समारोह के समापन पर हजारीबाग के गांधी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक से
वायु वीर विजेता कार रैली को रवाना किया। ये रैली 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कुल 7,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना के अधिकारी रास्ते में विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इससे सशस्त्र सेनाओं के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा। श्री सिंह ने युवाओं से सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनकर सम्मान, गौरव और राष्ट्रभक्ति का जीवन अपनाने का आग्रह किया। इस रैली का उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति आकृष्ट करना और वायुसेना के बारे में सही जानकारी फैलाना भी है। नौजवान केवल अफसर और कलेक्टर बनने का स्वप्न ही न देखें, बल्कि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव, अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोची कर रहे हैं। यह भाव अधिक से अधिक फैलाना ये बहुत ही आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में आज एक स्कूल बस में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बस से 20 बच्चों और 3 शिक्षकों के शव मिले हैं। इस दुर्घटना में 19 छात्र और 3 शिक्षक बच गए हैं। थाईलैंड के परिवहन मंत्री सूर्याजुआन ग्रोनगुआनकिट ने बताया कि हादसे में घायल 16 छात्रों और 3 शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बस में 40 से अधिक छात्र और शिक्षक सवार थे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 5 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक और कराईकल में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच बिहार में अचानक आई बाढ़ और राज्य के कई हिस्सों में तटबंधों के टूटने के कारण 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी और दरभंगा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। तटबंधों के टूटने के बाद बाढ़ की विभीषिका का मंजर साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव के कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजने के निर्देश दिए। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड और रूनी सैदपुर में बागमती नदी का तटबंध टूटने से आई बाढ़ के कारण बड़ी तबाही हुई है। वहीं दरभंगा जिले के कीरतपुर में कोसी नदी के बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में घर और मवेशी बह गए हैं। बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों ने खुले में ही ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारत ने कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारत ने 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे खेल संवाददाता धर्मेंद्र मणि राजेश। भारतीय टीम ने खेल के हर क्षेत्र में बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में मात दी। भारत ने ये जीत अप्रत्याशित स्थिति में हासिल की। खराब मौसम और गीली आउटफील्ड के कारण दूसरे और तीसरे दिन का खेल धुल गया था। मैच का परिणाम मुश्किल लग रहा था, लेकिन 2 दिन का खेल समय शेष रहते गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण में जो करिश्मा किया, उससे रोहित शर्मा और उनकी टीम ने ड्रॉ की ओर जाते हुए मैच का रुख जीत की तरफ मोड़ दिया। इस जीत से भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की अपनी संभावनाओं को और मजबूत किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों बॉम्बे के साथ स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 33 अंक की मामूली गिरावट के साथ 84,286 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 13 अंक के मामूली नुकसान के साथ 25,796 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 2 पैसे कमजोर हुआ। $1 की कीमत $83.82 दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $71.18 प्रति बैरल पर थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, लगभग 66% मतदान दर्ज। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हुआ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर कल संपन्न होगा। भारत और जमैका ने डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल सहित 4 क्षेत्रों में समझौते किए। और कानपुर में बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराकर भारत ने 2 मैचों की श्रृंखला जीती।